स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 में पुष्पीय पादपों में जनन, पुष्पीय पौधों में जनन, ये चैप्टर आपका चल रहा था। पिछले वीडियो में आपने पराग कणों की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परिपक्व परागकोश का स्फुटन, किस प्रकार से परागकणों का निर्माण परागकोश के अंदर हुआ, वो आपने पढ़ा है। परागकण की संरचना क्या थी, वो आपने पढ़ी ली है। अब पढ़नी है कि जब परागकोश में परागकण का निर्माण हो गया तो वो परागकोश किस प्रकार से स्फुटित होता है और परागकण बाहर निकलते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखें परागकोश के परिपक्व हो जाने पर परागकोश के परिपक्व हो जाने पर इसका मतलब इसका परागकोश का इसका मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। टेपिटम का कार्य क्या होता है, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही था। टेपिटम क्या होता है कि जो परागकण बन रहे हैं वो डेवलपिंग परागकणों को ये नरिशमेंट यानी पोषण प्रदान करता है। ठीक है, परागकोश का स्फुटन दो परागधानियों के संधि स्थल का मतलब जहां पर दो परागधानियों जब आपस में जहां पे मिल रही होती हैं वही कहलाता है क्या, उसका संधि स्थल। तो संधि स्थल पर अनुदैर्ध्य दरारें बनने के कारण होता है, अर्थात जो परागकोश है तो परागकोश का कह रहे स्फुटन क्यों हो रहा है, तो परागकोश कह रहे परागकोश में दो परागधानियों के बीच जो संधि स्थल है उस संधि स्थल पर अनुदैर्ध्य दरार बन जाती है। इस अनुदैर्ध्य दरार बनने के कारण ही परागकोश क्या होगा, स्फुटित होगा। ठीक है, कभी कभी यह स्फुटन, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार अनुदैर्ध्य दरार के द्वारा हो, कभी कभी यह स्फुटन छिद्रों या अनुप्रस्थ दरारों या कपाटों द्वारा भी होता है। कपाटों द्वारा भी होता है। अधिकांशतया जो है
संधि स्थल पर अनुप्रस्थ दरार बनती है, अनुदैर्ध्य दरार बनती है, जिससे परागकोश का स्फुटन होता है। लेकिन कभी कभी छिद्रों के द्वारा या फिर अनुप्रस्थ दरारों के द्वारा या कपाटों के द्वारा भी स्फुटन होता है। इसका स्फुटन परिपक्व परागकोश का स्फुटन होता है। स्फुटन की प्रक्रिया में अंतः स्तर से जल का ह्रास हो जाता है। जो परागकोश का अंतः स्तर है उससे जल का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। ह्रास का मतलब कमी, या कह रहे हैं उससे जल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ह्रास हो जाता है, जिससे परागकोश की कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। भाई जल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाता है कोई चीज, जैसे अंगूर से पानी जब निकल जाता है तो अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाती हैं और रंध्रक या मुख कोशिकाओं पर एक दबाव पड़ता है। एक दबाव पड़ने लगता है। इस दबाव के कारण ही ये कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, मतलब जल निकल जाएगा तो कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी तो मुख कोशिकाएं या रंध्रक कोशिकाएं एक दूसरे पर दाब डालेंगी और इस दाब के कारण जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जब जैसे दरवाजे पे हम दबाव लगाते हैं, दोनों दरवाजे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आपकी यहाँ पे रंध्रक कोशिकाएं, मुख कोशिकाएं हैं, इन पे जब दबाव पड़ेगा तो ये दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि स्फुटन हो जाएगा। स्फुटन के फलस्वरूप स्फुटन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि स्फुटन के फलस्वरूप परागकण भाई बाहर निकल आएंगे। परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। और स्वतंत्र होने के पूर्व ही अंकुरण प्रारंभ कर देते
देते हैं। अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। इस क्रिया में परागकण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़े वर्धी या नालकेंद्रक वर्धी या नालकेंद्रक, वर्धी को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव, नाल मतलब ट्यूब, यानी कि समसूत्री विभाजन होगा तो दो केंद्रक बनेंगे। एक जो बड़ा होगा उस बड़े वाले को बोलेंगे वर्धी केंद्रक या नाल केंद्रक, अंग्रेजी में वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। एक बड़े वर्धी या नाल केंद्रक तथा एक छोटे जनन केंद्र मतलब जर्म न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है। कुछ समय पश्चात जनन केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित हो जाता है। जिससे यह जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना हो गया परिपक्व परागकोश के स्फुटन के बारे में। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे जायांग के बारे में। इसका आगे प्रोसेस जब निषेचन की क्रिया होगी, जब होगी तो ये आपका जो परागकण है, अंकुरित परागकण कहाँ पहुंचता है? वर्तिकाग्र पे पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी परागण। ठीक है, तो ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी आगे देख ले परिपक्व परागकोश का स्फुटन। कह रहे हैं कि परागकोश के परिपक्व हो जाने पे, जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो क्या होगा? उसका मध्य स्तर और टैपिटम क्या होगा? ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि परागकोश में जो आपका परागधानियों के संधि स्थल पर एक अनुदैर्ध्य दरार बन जाती है। इस अनुदैर्ध्य दरार के बनने के कारण ही परागकोश स्फुटित हो जाएगा। तो परागकण क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कभी कभी, यानी हमें अधिकांशतया अनुदैर्ध्य तरंग दरार के द्वारा ही परागकोश का स्फुटन होता है, परंतु कभी कभी यह स्फुटन छिद्रों के द्वारा, अनुप्रस्थ दरारों के द्वारा या फिर कपाटों के द्वारा भी होता है। कह रहे कि स्फुटन की प्रक्रिया में, जब स्फुटन की प्रक्रिया चल रही होती है तो परागकोश का जो अंतः स्तर है
उस अंतः स्तर से जल का ह्रास हो जाता है, यानी जल वहां से उड़ जाता है, जिससे परागकोश की कोशिकाएं क्या होंगी, वह सिकुड़ जाएंगी। परागकोश की कोशिकाएं सिकुड़ेंगी तो क्या होगा, रंध्रक और मुख कोशिकाएं एक दूसरे पर क्या होंगे, दबाव डालेंगे। रंध्रक कोशिकाएं या मुख कोशिकाएं एक दूसरे पर दबाव डालेंगे और इस दबाव के कारण ही ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि वो स्फुटन हो जाएगा। स्फुटन हो जाएगा तो आपके वो बाहर निकलेंगे। कह रहे स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। तो स्फुटन हो गया, परागकोश से परागकण बाहर आ गए, लेकिन कह रहे बाहर आने से पूर्व ही वो क्या करने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। वहां परागकण का अंकुरण होने लगेगा। परागकण का अंकुरण क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ ये जान लें कि जब परागकण का अंकुरण होने लगेगा तो परागकण के अंदर जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। एक बड़ा केंद्रक जो होगा उसको हम बोलेंगे क्या, वर्धी या नाल केंद्रक, और जो छोटा होगा उसे बोलेंगे जनन केंद्रक। इस जनन केंद्रक के चारों ओर कुछ समय पश्चात कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, और जब कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है तो उसको जनन केंद्रक ना बोल करके क्या बोलने लगते हैं, जनन कोशिका बोलने लगते हैं। क्लियर। अब हम देख ले रहे हैं स्फुटन को चित्र के माध्यम से देख लें कि किस प्रकार से स्फुटन हो रहा है। ये आपका कोई पराग पुंकेसर है, ये उसका परागकोश है, और परागकोश में क्या होगा कि अनुदैर्ध्य है, दरार पड़ेगी। इस प्रकार से दरार पड़ेगी यहाँ पे। ये दरार पड़ जाएगी और इसी दरार से आपके जो परागकण हैं क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ये आपकी बन रही है यहाँ पर क्या है, अनुदैर्ध्य दरार है। ठीक है, ये आपका अनुदैर्ध्य दरार है। ठीक है, कुछ में क्या होगा, अधिकांशतया जो है वो अनुदैर्ध्य दरार के रूप में ही स्फुटन होता है, लेकिन कुछ में कहा था अभी क्या, कुछ में छिद्रों के द्वारा होता है। ये है आपका, यहाँ पे ये जो पाया जा रहा है, ठीक है, ये छिद्र है, इसको क्या बोलते हैं, पोर छिद्र बोल देंगे। चलो छिद्र लिख दें, या अंग्रेजी में कहते हैं पोर। इस छिद्र के द्वारा यहाँ से ये स्फुटित हो जाएगा। इसमें क्या था, अनुदैर्ध्य दरारें। अनुदैर्ध्य दरारें का मतलब जो लंबी लंबी दरारें पड़ती हैं परागकोश की लंबाई में जो पड़ती हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ दरार। अनुप्रस्थ दरार बनेगी, फट जाएगा, परागकण बाहर निकल आएंगे। परागकण यहाँ क्या था, ये एक आपका परागकण है, परागकोश है। इस परागकोश में ऊपर की तरफ बिल्कुल यहाँ पे दो परागधनियों के बीच में यहाँ पे एक छिद्र पाया जाएगा, और ये छिद्र जो है खुलेगा, इन छिद्र से ही फटेगा और उससे परागकण बाहर निकल जाएंगे। तीसरा अगर देखें आप, ये अगर देखें इसमें क्या होगा, दरार पड़ेगी। दरार कैसी होगी आपकी, अनुप्रस्थ दरार होगी। जो लंबाई में ऐसे पड़ती है उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ दरार पड़ेगी। ये इस प्रकार से आपकी अनुप्रस्थ दरार पड़ेगी और यहाँ से आपके परागकण बाहर निकल जाएंगे। इसको लिख सकते हैं आप, क्या है आपकी ये अनुप्रस्थ दरार। ठीक है, एक और देख लें। अभी लिखा था कि कुछ में कपाट बनते हैं, तो कुछ में कपाटों के माध्यम से भी आपका स्फुटन होता है परागकणों का, परागकोश का।
कपाट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका स्फुटन हो जाएगा। ये स्फुटन हो जाएगा। यहाँ का पार्ट ही खुला दिखाई पड़ेगा, इसलिए खुला दिखा देंगे। यहाँ पे आपके परागकण भरे होंगे इस तरीके से। यहाँ से फटके ये बाहर हो गया। ये जो इतना पार्ट तो बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, ये क्या हुआ? यहाँ से फटके ये बाहर हो गया। तो ये यहाँ का पोर्शन ये क्या हो गया? खुल गया। और जब खुल गया तो यहीं से आपके परागकण बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो बन रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं आप? कपाट, अंग्रेजी में वॉल्व बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे अधिकांशतः अनुदैर्घ्य दरारें बनने के कारण परागकोश का स्फुटन होता है, लेकिन कभी कभी अनुप्रस्थ दरार के रूप में या छिद्र के रूप में या कपाट के द्वारा भी परागकोश का स्फुटन होता है। तो ये परागकोश का स्फुटन आज आपका कंप्लीट होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य कर दिया करें। ठीक है, अगर कोई कमी आपको लग रही है तो उससे क्या होगा? कमेंट करेंगे तो हमें अपनी कमियां पता चलेंगी, जिससे उन कमियों को अगले वीडियो में हटाया जाएगा, यानी उस कमियों को दूर किया जाएगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और बने रहिए अपने चैनल पर। थैंक यू।